एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने 8th क्वेश्चन इसका कर लिया था। आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी लिख दी है यहाँ पर। तो ये हमें क्या कहते हैं क्वेश्चन में शो करने के लिए, शो दैट सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेकेंड स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 4। हमें ये चीज़ शो करनी है कि इन दोनों का एडिशन जो है वो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, 4 से बड़ा आना चाहिए, शो करना है। अब वो हम जैसे मर्जी शो करें, मतलब 4 से बड़ा तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा होगा कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर आता है तो अगर हम उसकी स्क्वायरिंग एंड ऑल दैट कुछ भी करें तो वो हमारे पास ग्रेटर देन 4 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू को दे। अभी हमारे पास है सेकेंड स्क्वायर एक्स। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करूँगी। क्या चीज़ की जो सेकेंड स्क्वायर एक्स है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। वी नो दैट ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू अवर 10th ग्रेड। कॉसेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 + कॉट स्क्वायर एक्स। वी नो दैट ऑल्सो दिस थिंग। नाउ वी हैव पुट those values in equation first. We have equation first, secant square x plus cosecant square x greater than 4। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इन दोनों की वैल्यू को डालने वाले हैं, सेकेंड स्क्वायर एक्स और कॉसेकेंड स्क्वायर एक्स के। सेकेंड स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, इसको आप लोग साइड में रीज़न देंगे ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हमने इसका यूज़ करा है। 1 + 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेकेंड स्क्वायर की जगह डालेंगे 1 + कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये चीज़ हमने डाल दी। नाउ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द इक्वेशन। अब हम इसमें ना एक खुद से एक लॉजिक लगाएंगे कि हम इसमें ऐड करेंगे 2 और ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। ठीक है, खुद से ये लगाना ताकि हम अपने रिजल्ट तक पहुंच सकें। अब जैसे ही मैं इसमें 2 ऐड करूँगी और 2 ही सब्ट्रैक्ट करूँगी तो क्या होगा, यहाँ पर जो एडिशन वाला है इन दोनों को मैं ऐड कर दूँगी। 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स और -2 एज इट इज़। ठीक है, अब जो ये वाला 2 है ना, मैं यहाँ पर इसके साथ टेंजेंट एक्स को मल्टीप्लाई और टेंजेंट एक्स को डिवाइड कराऊंगी, क्योंकि कट करोगे तो भी आंसर तो 1 ही आने वाला है ना, तो इसलिए मैंने इसको ये चीज़ करवा दी। अब ये 4 + 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स एज इट इज़ -2 10 एक्स एज इट इज़। 1/10 एक्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू अवर 10th ग्रेड दिस इज इक्वल टू कॉट एक्स, कि 1/10 एक्स है हमारी 10th ग्रेड में हमने पढ़ा हुआ है कि वो किसके इक्वल आता है, कॉट एक्स के इक्वल आता है। तो वी शैल पुट हियर कॉट एक्स। तो अब हमने यहाँ पर कॉट एक्स को डाल दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, ये 4 एज इट इज़ रख दिया मैंने। अब यहाँ पर देखना ज़रा, 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स -2 10 एक्स डॉट कॉट एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। क्या आइडेंटिटी होती है, a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर यानी कि 10 एक्स माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर a का काम 10 एक्स कर रहा है और b का काम कौन कर रहा है, कॉट एक्स कर रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी का यूज़ करा और ये पूरा यहाँ पर बन रहा था। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये चीज़ आ गई। अब हमें इसको किसके ग्रेटर देन दिखाना है, 4 के ग्रेटर देन दिखाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ग्रेटर देन इक्वल का साइन डालूंगी, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 0। और ये वाली सारी स्टेटमेंट किसके ग्रेटर चल रही है, 4 के चल रही है। 4 + 10 एक्स माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर, इस 0 को हटा ही दो। ये वाली स्टेटमेंट किसके ग्रेटर चल रही है, 0 के, और हमने इस सारे का सॉल्यूशन करा तो ये भी ग्रेटर देन क्या चलेगा, 4। तो ये सारी में लिख देना। अब ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। 10 एक्स माइनस कॉट एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। तो किसी भी चीज़ का अगर हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो वो ग्रेटर देन 0 ही आएगा। और ग्रेटर देन 0 आएगा तो मतलब वो पॉजिटिव क्वांटिटी को देगा। और हमेशा जो है रियल नंबर का, कोई भी रियल नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे वो हमेशा पॉजिटिव ही देगा, क्योंकि स्क्वायर जो है वो हमारे पास इवन होता है।
तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे क्या, बिकॉज tan x माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर कांट बी नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, एज स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये वाली लाइन को डाल देंगे। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि हमें उससे ग्रेटर दिखाना है, और हमेशा जो है किसी भी चीज़ का अगर हम स्क्वायरिंग करने वाले हैं तो वो हमेशा जो है बड़ा ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, वो माइनस में नहीं आएगा। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन था। अभी 10th क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, कौन सा क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनकी हमें डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए। तो वो जो हम डोमेन और रेंज जो हमें पता होनी चाहिए, अगर वो हमें पता होगी तभी हम ये 10वां क्वेश्चन कर पाएंगे। तो उससे पहले मेरे को डोमेन और रेंज बतानी पड़ेगी कि जो हमारा ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो कौन कौन सी डोमेन और रेंज को कैरी करने वाले हैं। तो पहले हमारे पास नंबर 1 पर मैं लूँगी साइन एक्स को। जो हमारा साइन एक्स होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से और -1 के बीच में ही आती है। ठीक है, साइन एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा -1 to 1 ही जाएगी, इसके बीच में ही आएगी, और इसके अंदर 1 और -1 भी इंक्लूड होगा। इसी कारण मैंने यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट का यूज़ करा है। हमेशा ध्यान देना, वैसे तो जब हम सेट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि जब हमारे पास क्लोज ब्रैकेट होगी तो उसका मतलब है कि वो वाला जो भी नंबर है या जो भी वैल्यू है वो उसी के अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, ज़्यादा इसको आगे ना ले जाते हुए हम सेकंड कॉस फंक्शन की बात करते हैं। जो हमारे पास कॉस एक्स है वो भी हमारा -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड एक्स की। तो जो हमारा सेकेंड एक्स है वो लाई करता है -∞, 1 यूनियन, दिस इज नॉन एज अ साइन ऑफ द यूनियन ऑफ 1, यहाँ पर हमारे पास ये नंबर लाइन होती है ना, तो ये 0 गए, पॉजिटिव वैल्यूज़ हो गई, नेगेटिव वैल्यूज़ हो गई। तो पॉजिटिव वैल्यू में यहाँ पर हमारे पास 1 आता है और इधर -1 आता है ना, तो 1 से इधर वाले जितनी आएंगी और -1 से इधर वाले, और 1 इसके अंदर इंक्लूड होगा, तो उनका जब हम यूनियन करेंगे तो वो यूनियन यहाँ पर आएगा, और ये वाली वैल्यूज़ इसके बीच में नहीं लेगा। जैसे मान लो 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.5 हो गया, -0.4 समथिंग टाइप हो गया, तो वो हम इसमें नहीं लेंगे, सिर्फ इसमें हमें इसकी लेनी है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम इन्फिनिटी के साथ अपना इंटरवल बनाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर जो भी हमारा इंटरवल का साइन आएगा हमेशा ओपन ब्रैकेट का देगा। कभी क्वेश्चंस की जब स्टेटमेंट देखोगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ आपको दिखेगी। अभी हम 4th वैल्यू की बात करते हैं जिसका नाम है कॉसिकेंट एक्स, एंड ये भी बिल्कुल सेम इसकी तरह ही, यानी कि सेकेंड एक्स की तरह ही अपनी वैल्यूज़ को कैरी करता है। अभी बात करते हैं 5वें की। 5वां कौन है हमारे पास, टेंजेंट एक्स। जो ये टेंजेंट एक्स है ये सारी रियल वैल्यूज़ को लेता है, ऑल रियल वैल्यूज़। छठे की हम बात करते हैं जो कि हमारा है कॉट एक्स, वो भी सारी रियल वैल्यूज़ को लेगा। इसके लिए ना यहाँ पर आगे जो हमारे पास ये चीज़ है, यहाँ ये सारा समझाया हुआ है। जब आप चैप्टर की ये रीड करोगे ना, ये सॉल्व एग्जाम्पल से आगे, तो ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये मैंने शॉर्ट नोट में ऐसे लिखवा दिया है ताकि आपको ईजीली समझ आ जाए और जल्दी से क्वेश्चन निकल जाए। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं 10वां क्वेश्चन, 10वें का पहला पार्ट। 10वें का पहला पार्ट क्या कहता है, इज़ द इक्वेशन, क्वेश्चन कैसे बेस होगा इसके ऊपर, इज़ द इक्वेशन 2 cos² x प्लस cos x -6 इज इक्वल टू 0 पॉसिबल। क्या ये इक्वेशन जो है ये पॉसिबल है या नहीं है, हमें ये चीज़ बतानी है। ठीक है, अब ये जो है एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास होता है a²
मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, ये ए का काम करता है, ये बी का और ये सी का। कुछ इस तरह की हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ये उसी का ही हमें एक जस्ट इक्वेशन दे रखी है इन द फॉर्म ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर कॉज एक्स को यूज़ किया हुआ है। तो अगर मेरे पास ये चीज़ है तो मैं यहाँ पर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकती हूँ? बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। वी नो दैट ऑलरेडी फ्रॉम द नाइन्थ ग्रेड से हम इस फॉर्मूला को जानते हैं, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस कॉज एक्स माइनस 6, जिसमें मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 6 2 जा 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 1 आना चाहिए, यानी कि b मिलना चाहिए। ऐसे दो नंबर्स को हम लोग लेट अस अज्यूम करते हैं यहाँ पर। तो वो दो नंबर कौन से होते हैं, तो वो हम इस बेसिस पर डिफाइन करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और प्लस माइनस करने पर 1 आए। तो 4 3 ज़ा 12, 4 में से 3 गए 1 होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर एक्स 4 cos एक्स 3 cos एक्स माइनस 6। देखो हमने मिडल टर्म को स्प्लिट किया ना, वही चीज़ हम यहाँ लेंगे। अब प्लस माइनस, प्लस किसके आगे लगेगा, माइनस किसके आगे लगेगा, वो कैसे डिफाइन होगा? कॉज के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, तो बड़ी रकम के आगे हम प्लस का ही लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें से और इसमें से हमें कॉमन लेना है, तो इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, 2 cos x। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, cos x प्लस 2। सिमिलरली इधर से हमारे पास 3 कॉमन आएगा, तो cos x। जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ माइनस का तो हम यहाँ प्लस का लगा देते हैं, और अगर यहाँ प्लस का होता तो मैं माइनस का यहाँ पर डाल देती। अब देखो ये वाले दोनों और ये दोनों सेम आ गए, तो cos x प्लस 2 इधर से कॉमन आ जाएगा दोनों से, तो क्या बचेगा, 2 cos x माइनस 3। अब नाइन्थ ग्रेड में हम लोग क्या करते थे, हम लोग जीरोज़ निकालते थे क्वेश्चन की। चैप्टर नंबर 2 है, आई थिंक 2.5 का समथिंग क्वेश्चन लास्ट है। तो हमें यहाँ पर ऐसे ही सिमिलरली हम यहाँ पर इसके ज़ीरोज़ को निकालेंगे। तो cos x प्लस 2 को हम ज़ीरो के इक्वल रखने वाले हैं, तो सिमिलरली 2 cos x माइनस 3 को ऑल्सो ज़ीरो के इक्वल रखने वाले हैं। तो ये प्लस का है, उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। सिमिलरली 2 cos x, ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये मल्टीप्लाई का 2 इधर जाकर किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे कि ये 3/2 और cos की वैल्यू क्या आई, -2। अब एक चीज़ ध्यान देना, अभी मैंने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो मैंने क्या बोला था कि जो cos की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, और -1 और 1 जो है वो दोनों ही इसके अंदर होने वाले हैं। तो अगर वो इसके बीच में लाई करने वाली है तो ये मेरे पास -2 है जो कि इस -1 से बाहर जा रहा है, वो मैं इसके अंदर नहीं लेने वाली। सिमिलरली 3/2 है, तो 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिवीज़न। तो यहाँ पर भी हम इसको नहीं ले पाएंगे। तो मतलब जो cos x है, cos x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में, या फिर -1 और 1 लेंगे, तो ये हमारे पास दोनों क्या आ गए, उससे बाहर आ गए, इंटरवल से बाहर आ गए। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, hence both these values are impossible। ये दोनों वैल्यू क्या है, इम्पॉसिबल है, बिकॉज cos x can't be greater than 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे, hence the given equation is not possible, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है। इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा 10वें का पहला हो गया, अभी हम 10वें का दूसरा स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास 10वें का दूसरा है, मैंने उसकी स्टेटमेंट लिख दी है, क्या, शो दैट नो वैल्यू ऑफ सेकेंड कैन सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास सेकेंड की जो भी वैल्यू आएगी वो सेकेंड की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, हमें ये बताना है। अब अगर सेकेंड की वैल्यू हमारे पास इन दोनों के यूनियन के बीच में आ जाती है तो सेटिस्फाई करेगी, अगर इन दोनों की यूनियन में नहीं आती तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करने वाली हूँ।
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि हम 10th ग्रेड में पढ़ते हैं। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज़ निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है कौन सा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो डिस्क्रिमिनेंट का काम करता है, इज इक्वल माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर -4, ए कितना है 6 और मल्टीप्लाई में सी कितना है 1। अब ये ए बी सी मैंने इसको कंपेयर करके निकाला, एक्स स्क्वायर के आगे वाला कॉफिशिएंट ए, एक्स के आगे वाला कॉफिशिएंट बी और सी अकेला, और अपॉन में क्या आएगा हमारे पास 2a, ए क्या है हमारे पास 6। इन दोनों को कैंसिल, यहाँ क्या बच जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25 माइनस 6 4 जा कितने होंगे 24 बाय 6 2 जा कितने हो जाएंगे 12। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 5 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा 12। अब हमारे को पता है कि अगर हम 1 का अंडर रूट करते हैं तो आंसर क्या बचता है 1 और बाय में 12। एक बार प्लस का ले लेंगे, एक बार माइनस का, तो 5 + 1 डिवाइडेड बाय 12, एक तो हमने ले लिया, एक 5 - 1 डिवाइडेड बाय 12। 5 में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा 6/12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1/2, 4/12, तो ये कितना आ जाएगा 1/3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.5, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.333। हमें पता है ये नंबर लाइन 0 होती है ना, हम सेकेंड एक्स का निकाल रहे हैं तो हमारे पास सेकेंड एक्स की 2 वैल्यूज़ आई। सेकेंड एक्स की अगर मेरे पास ये 2 वैल्यूज़ आई, मुझे पता है ये मेरे पास नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में यहाँ पर 0 होता है, यहाँ 1 होता है और यहाँ -1 होता है। और जो सेकेंड एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमें ये पता होता है कि जो उसकी वैल्यू है, इधर वाली वैल्यूज़ और इधर वाली वैल्यूज़ दोनों का क्या करना होता है हमें, यूनियन। लेकिन अब 0.5 और 0.33, 0.5 ये आ जाएगा, पॉजिटिव है ना, सॉरी इधर आएगा 0.5 और 0.33 इधर आएंगी वैल्यूज़, तो वो इसकी यूनियन में तो मिल नहीं रही, यूनियन में नहीं मिल रही तो हम कह देंगे बोथ दीज वैल्यू, सिमिलरली वो लाइंस लिखेंगे यहाँ पर, बोथ दीज वैल्यूज़ आर इम्पॉसिबल because secant x can't be satisfy these equations, this equation, hence ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। या फिर हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि ये इसकी जो वैल्यू है इन्फिनिटी कोमा -1 यूनियन 1 कोमा इन्फिनिटी में लाए नहीं करती है, ठीक है। हैंस द इक्वेशन इज गिवन, लिख देना यहाँ पर, हैंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अच्छा मेरी एक बात सुनना ज़रा, ये 10वां क्वेश्चन तो हो गया हमारा, 9वां भी हो गया, अभी 7वां क्वेश्चन पेंडिंग है जो कि मुझे पता है। अगर आपके क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो आगे पीछे होगी तो एक बार चेक कर लेना, क्योंकि कई बार होता है कि आगे पीछे क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आप लोगों की बुक में ना हो, मेरी बुक में हो, तो आप लोग उसको कर लो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू एलिमेंट से ही बनना है। और कई बार ऐसे होते हैं कि जो एक्सरसाइज से क्वेश्चन कट होते हैं वो हमारे एग्जाम्पल्स में डल जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन काट के वो एग्जाम्पल्स में डाल देते हैं, बट वो सेम होते हैं। और एलिमेंट का जो एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज है वो हमें दोनों ही करनी चाहिए, उसका हमें कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे 11th ग्रेड हो चाहे 12th ग्रेड हो, दोनों में ही सिमिलरली काम, मतलब सेम ही बुक चलती है, एलिमेंट कंपनी की सेम ही बुक चलती है, मतलब बुक्स तो अलग अलग होंगी, सिलेबस तो अलग अलग होगा, बट कंपनी सेम रहेगी एलिमेंट जिसमें से पेपर बनता है। तो यहाँ तक रखते हैं, कोई भी डाउट आएगा तो पूछ लेना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।